नमस्कार, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। एक 70 वर्षीय बूढ़ी औरत आज शहर में भटकते भटकते सुबह से पैदल चलते हुए शहर के बीच में आती है। वह एक मकान जो कि बाहर से खूबसूरत और आलीशान किसी पैसे वाले का लग रहा था, मकान के पास आकर बैठती है। वह औरत काफी समय से उसी मकान की तरफ घूर रही थी। ना जाने उस मकान से औरत को क्या चाहिए था। वह औरत बहुत देर तक वहां बैठने के बाद मकान की तरफ चल देती है। दरवाजे की डोर बेल को बजाती है। अंदर से एक खूबसूरत औरत निकलकर कहती है, क्या चाहिए आपको? वह बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, उनका नाम सावित्री जी था। सावित्री जी ने कहा, काम चाहिए मुझे। मैं बहुत शरीफ और अच्छे घर की औरत हूँ। मेरा काम छूट गया है। 2 दिन से भूखी हूँ। घर का सारा काम बहुत साफ सफाई से कर लेती हूँ। अंदर खड़ी जो औरत थी, वह जिनका नाम मीना था, उन्होंने सोचा, मेरी काम वाली तो कल ही बोलकर गई थी, आज नहीं आऊंगी। चलो, भगवान ने मेरी सुन ली। घर बैठे बैठाए काम वाली भेज दिया है। जब तक नहीं आती, इस बुढ़िया को ही रख लेती हूँ। मीना ने कहा, ठीक है, ईमानदारी और साफ सफाई से काम करना। वैसे तो मेरे यहाँ काम के लिए जगह खाली नहीं है, लेकिन मेरी कामवाली कुछ दिनों के लिए गाँव गई है, इसीलिए रख रही हूँ। सावित्री जी कहती हैं, जी, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। सावित्री जी एक पोटली लिए हुए अपना चप्पल बाहर निकाल कर जब उस घर के द्वार के अंदर प्रवेश की, आलीशान मकान, चारों तरफ झूमर सजावट देखकर नजरें उठा उठा कर देखती ही रह गई। सावित्री जी ने एक बार कह दिया, बहू। फिर उन्होंने अपने मुंह को सुधारते हुए अपनी जवान को बोला, जी मालकिन, मुझे काम बता दो, मैं अपना काम अभी से शुरू कर देती हूँ। सावित्री जी घर को नजरें घुमा घुमा कर देखते हुए मन में सोचा, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा मकान बनाया है। काश भगवान ने उसे संस्कार ही अच्छा दिया होता। सावित्री जी अपनी पोटली रख चारों तरफ देख ही रही थी। आंटी, किचन में बर्तन पड़े हैं, सबसे पहले वह साफ कर दो, फिर मेरे लिए चाय बना कर दो, और फिर घर की साफ सफाई शुरू कर दो। सावित्री जी किचन में जाकर जूठे बर्तन को धोती हैं, फिर बहू के लिए चाय बनाकर ले गई। मीना ने चाय पिया तो बोल पड़ी, वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बना लेती हो, सच में खानदानी लगती हो। सरस्वती जी मन में सोचती हैं, काश मैं बता पाती कि मैं तुम्हारी सास हूँ। सरस्वती जी घर के काम करती रहीं। आज उन्होंने अपनी बहू को देखा, उनके लिए यही बहुत था। अपने बेटे के घर में थी। शाम को जब उनका बेटा रवि आता है, तो वह काम वाली को देखकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे वाह, तुम तो बड़ी फास्ट निकली। कल शाम को तुम्हारी काम वाली बाई ने बोला था कि मैं छुट्टी दे रही हूँ, और तुमने नई काम वाली ढूंढ भी लिया। पत्नी ने कहा, अरे मैंने कहाँ ढूंढा, भगवान ने मेरे लिए खुद ही भेज दिया है। सावित्री जी अपने बेटे को आज इतने पास से देखकर बहुत खुश हुई। एक बार उनका दिल किया कि वह अपना चेहरा उठाकर कपड़ा हटाकर अपने बेटे को देख लें और उसे गले से लगा ले, उसे छू ले, लेकिन यह वह नहीं कर पाई। अपने बेटे के किए हुए व्यवहार की वजह से वह उसे सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वह कुछ ना कर पाई। सरस्वती जी खाना बना डाली थी। बेटे और बहू को जब खाना खिलाने लगी, तो एक पल के लिए उनका रवि उंगलियां चाटता रह गया। अरे वाह, यह तो खाना खाकर माँ के खाने की याद आ गई। मेरी माँ भी ऐसा ही खाना बनाया करती थी। सावित्री जी यहाँ भी नहीं बोल पाई कि बेटा, आज तेरी माँ ने ही तेरे पसंद का खाना बनाया है। सावित्री जी अब उस घर में रहकर सुबह से शाम तक काम करती और बेटे और बहू की सेवा करती एक नौकरानी बनकर। लेकिन रवि ने कभी यह नोटिस नहीं किया, उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वह तो बस उन्हें एक नौकरानी समझता था, और समझे भी क्यों ना।
क्योंकि सावित्री जी वहां नौकरानी बनकर ही तो रह रही थी। बहू दिन प्रतिदिन उन्हें काम बोलती जाती थी। ज्यादा से ज्यादा काम सावित्री जी करने की कोशिश करती, मजबूर थी। बेटी बहू के पास बेटे बहू के पास रहने को जो मिल रहा था। एक दिन सावित्री जी ने कहा, बहू, किचन में चप्पल पहन के आना अच्छी बात नहीं होती है। तुम ना थोड़ा सा नहा धोकर पूजा पाठ भी कर लिया करो। बहू को बहुत गुस्सा आया। ओ आंटी, आप इस घर की नौकरानी हो, मेरी सास नहीं, जो मुझे सीख देने चली हो। अपने काम से काम रखा करो। मुझे चप्पल पहन के किचन में जाना है या पूजा पाठ करना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगी। सावित्री जी चुप रह गई। हाँ, मैं तो अपनी औकात ही भूल गई थी कि मैं नौकरानी हूँ, इस घर की सास नहीं। वह चुपचाप किचन में चली गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू पोंछकर मन में सोचा, ठीक ही कहा बहू, मेरी औकात दिला दी, मुझसे ही भूल हो गई थी। मैं नौकरानी हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ यहाँ, बल्कि नौकरानी हूँ। यह सोचकर वह किचन का काम करने लगती हैं। वह अपने बेटे और बहू को देख रही थी कि उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। वह बात बात पर फोन से लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बातें करते थे। खुद अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते। भले ही वह एक नौकरानी थी, लेकिन थी तो बूढ़ी औरत। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेटा भी वह नहीं रहा, बहुत ही निर्दयी और कठोर हो चुका था। बात बात पर सावित्री जी को डांट देता, सामने न आने की धमकी दे देता। सावित्री जी ने कहा, मेरा ये वही रवि है जो कभी मेरे सीने से लगकर मुझसे दूर जाने को सोचता भी नहीं था, आज इतना बड़ा और इतना खतरनाक इरादों वाला हो गया है। हर वक्त बेईमानी, पैसे कहाँ से आए, इन्हीं सब चीजों की प्लानिंग करता रहता था। सावित्री जी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता। एक दिन सावित्री जी किचन में काम कर रही थी कि उनके यहाँ काम करने वाला एक नौकर आकर कहता है, मैडम, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जरूरत है, मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। बहू चिल्लाकर जोर से कहती है, यहाँ हमने कोई वृद्धा आश्रम नहीं खोल रखा है कि जब चाहो वृद्धों की सेवा के लिए पैसे मांगने चले आओ। तुम टाइम पर ड्यूटी नहीं आओगे तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। वह बहुत दुखी होता है। अपनी मालकिन के ऐसे व्यवहार से उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसके यहाँ मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, उसका दिल पत्थर का है। वह वहां से चल देता है। सरस्वती जी उसे पकड़ लेते हुए कहती हैं, अरे बेटा, मायूस होकर मत जा। अगर पैसे नहीं लिया तो तेरी माँ की तबीयत कैसे ठीक होगी। वह डरकर रोने लगता है। माँ जी, पैसे कहाँ से लाऊं? जिसके यहाँ काम करता था बचपन से, वह तो पत्थर निकले। आज मेरी माँ की बीमारी के लिए पैसे नहीं दिए। सावित्री जी अपने जमा पूंजी जो आज तक इकट्ठा की थी, उस बच्चे के हाथ में दे देती है। वह लड़का पैसे लेकर जाता है, उन्हें धन्यवाद देते हुए, और अपनी माँ का इलाज करवाता है। बहू ने देख लिया था कि किस तरह से उसकी सास, यानी कि उसके यहाँ काम करने वाली नौकरानी, किसी की मदद कर रही थी, जबकि वह लड़का उसी के यहाँ काम करता था। जब सावित्री जी घर के अंदर आती है तो वह गुस्से से चिल्ला पड़ती है, आंटी, यहाँ नौकरी करती हो, मालकिन बनकर पैसे लुटाने की कोशिश मत करो। और हाँ, आए कहाँ से तुम्हारे पास इतने पैसे? तुम तो बोल रही थी कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। सावित्री जी ने कहा, बहू, माफ करना मालकिन, मैंने अपने मुश्किल दिनों के लिए थोड़े पैसे इकट्ठा करके रखे थे, वही उस लड़के को दे दिया। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे काम पर से मत निकालो। सावित्री जी अपने काम में रह जाती हैं। 2-3 दिन ऐसे गुजरता है। एक दिन अचानक से रात को उसके बेटे, यानी सावित्री जी के बेटे रवि की काफी तबीयत खराब हो जाती है। सीने में दर्द, उल्टी, चक्कर, बेचैनी सी जान जाने को हो रहा था। सावित्री जी अपने बेटे को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर बहुत दुखी होती हैं। बेटे के सिर पर पट्टी रखना,
सिर दर्द के लिए वह उसके लिए काफी बनाकर लाई, लेकिन रवि को आराम नहीं हुआ। उसके सीने का दर्द बढ़ता गया। सावित्री जी बहुत परेशान हुई। रवि की पत्नी ने कई ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन सब लोग उस समय पर शराब पीकर नशे में थे। रवि की पत्नी को कार चलाना आता नहीं था और रवि की हालत खराब। यह देख सावित्री जी बहुत दुखी हुई। बाहर निकल कर वह एक ऑटो वाले के पास जाकर कहती हैं, मेरे बेटे को लेकर चलो, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। उस ऑटो वाले को माँ पर दया आ गई। उस बूढ़ी औरत को तड़पता हुआ देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो उसी तरह से बूढ़ी गांव में थी। वह तुरंत आने को तैयार हुआ और सावित्री देवी जी के बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया। बहू भी साथ में थी। हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ आप लोगों ने समय पर लेकर आ गए, वरना जरा सा भी देरी हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। आज मीना अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी। उसके काफी कोशिश करने के बाद भी कोई ड्राइवर नहीं मिला था और वहीं बूढ़ी काम करने वाली औरत बाहर जाकर ऑटो लेकर आई। वह उनके पैर पड़ी। आपने सब कुछ किया आंटी, वरना आज मेरा सुहाग उजड़ जाता। आज मेरे पति को ना जाने क्या हो जाता। बूढ़ी माँ ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे से ज्यादा मेरा सब कुछ चला जाता। अगर आज रवि साहब को कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। 2 दिनों के बाद छुट्टी हुई। डॉक्टर ने देखभाल करने के लिए कहा। पूरी मेहनत के साथ बूढ़ी माँ उस रवि की देखभाल करती रही। अब रवि ध्यान से माँ की तरफ देखना शुरू किया। उनके खाने पीने के बारे में सोचना शुरू किया कि यह मेरे घर पर काम करने वाली औरत जब से आई है तो हर चीज माँ के जैसे करके देती है। इनका खाना, इनका काढ़ा बनाना, और यहाँ तक कि एक बार उसने देखा कि गले के नीचे एक काला निशान था। वह चौंक गया और पूछा, आंटी, आपके गले में यह काला निशान कैसा है? आप चेहरे से कपड़ा क्यों नहीं हटाती? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ और मेरी पत्नी आपकी बेटी जैसी। लेकिन सावित्री जी दबी आवाज में बोली, नहीं, मेरी आदत हो चुकी है, मैं ऐसे ही रहती हूँ। आज रवि ने जिद कर दिया कि बताइए आपके गले में यह काला निशान कैसे है? सावित्री देवी जी ने कहा, मेरा बेटा छोटा था, वह एक फिरंगी उड़ा रहा था। उसके हाथ से फिरंगी उड़कर मेरे गले को चीरती हुई निकल गई। यहाँ पर 6 टाके लगे थे, उसी का निशान है। यह सुनकर रवि उठ पड़ा और बोला, यह तो मेरे हाथों से हुआ था, मेरी माँ के गले पर निशान आए थे। आप बताइए आप कौन हैं? वह उठकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। तभी सावित्री देवी जी अपने आप को रोक ना पाई और अपने चेहरे से अपने पुराने सूती कपड़े के आंचल को हटा दिया। देखकर रवि की आंखें खुली रह गई। माँ, आप? माँ, मुझे लग ही रहा था कि आप हो। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने चेहरे को क्यों ढक कर रखा? आपने हमें बताया क्यों नहीं? माँ ने कहा, बेटा, जब तुम्हें मैं शहर पढ़ने को भेजी थी, तुम्हारे पिता को गए हुए वर्षों बीत गए। इतनी मेहनत और बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही और तुम कामयाब भी हुए। तुमने शहर में शादी कर लिया, नौकरी कर लिया, यहीं बस गए। यहाँ आने के बाद जब मैंने पूछा, तुम्हारा पता निकाला, तो लोगों से पता चला कि तुम सबको बता चुके हो कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। गांव में तुम्हारी माँ थी, वह भी मर गई है। तो बताओ, मैं तुम्हारे सामने जिंदा कैसे आती? तुमने ही तो मुझे मरा साबित कर दिया था। इसीलिए मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनकर आ गई। बस तुम्हें देखने और बहू को देखने की इच्छा थी। अब तुम अपनी दुनिया में खुश रहो बेटा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रवि और रवि की पत्नी ने माँ के पैर पकड़ लिए, नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपकी वजह से दोबारा मेरी जान बची है। एक बार आपने जन्म दिया, दोबारा जान बचाई। अपने बेटे की इस भूल को माफ कर दो। बहू बेटे की इतना कहने पर माँ रुक जाती है
अब बहू बेटे उनका खूब ध्यान रखने लगे थे। अब उस तरह से काम भी नहीं करवाते, जैसा कि पहले नौकरानी की तरह काम बोलते थे। तो कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नई कहानी में, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।